नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हम जितनी जल्दी इस परिवर्तन को अपनाकर इसके अनुरूप खुद को ढाल लेंगे, उतनी ही तेजी से प्रगति की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र की, तो यहाँ भी आए दिन नए नए परिवर्तन होते हैं, यानी कि नए नए अनुसंधान कार्य, नए नए शोध कार्य और विभिन्न नई तकनीकों की खोज की जाती है। और आप भी इन सभी को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। तो कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, ये जानने के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। घटेगी आम की मिठास, किसानों ने बढ़ाए कदम दुग्ध उत्पादन की ओर। अब शाम को भी हो सकेगा जींस कारोबार। और मौसम की मार से खाद्य तेलों में उबाल। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। अब खबरें विस्तार से। बेमौसमी बारिश के कारण इस साल आम की मिठास घट सकती है। मुख्य आम उत्पादक क्षेत्रों में आम की पैदावार करीब 40% घट सकती है, जिससे आम उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रतिकूल मौसम के कारण इस साल आम की मिठास घट सकती है। मुख्य आम उत्पादक क्षेत्रों में आम की पैदावार करीब 40% घट सकती है, जिससे आम उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निर्यातकों को भी इस बात का डर सता रहा है कि बारिश और ओलावृष्टि से गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण कहीं विदेशी खरीदार आम लेने से इनकार न कर दें। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुताबिक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में फसल को नुकसान होने की आशंका है। देश के कुल आम उत्पादन में 2/3 हिस्सेदारी इन्हीं 5 राज्यों की है। उत्तर प्रदेश व बिहार में फिलहाल आमों में बौर आने का समय है, लेकिन प्रतिकूल मौसम से इस पर असर पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार बारिश और ओले के कारण करीब 30% आम की फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे आम की फसल आने में देरी हो सकती है और कीमतें भी चढ़ सकती हैं। जमीन के छोटे टुकड़ों में होने वाली आय में गिरावट के कारण पंजाब व अन्य राज्यों के युवा व शिक्षित किसान अब व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन की तरफ रुख कर रहे हैं। दिनों दिन खेती योग्य जमीन के टुकड़ों का आकार घट रहा है व ऐसे में उन पर खेती अव्यवहारिक होती नजर आ रही है, जिस कारण किसान डेयरी फार्मिंग को व्यावसायिक रूप में अपनाना बेहतर विकल्प मान रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें व्यावसायिक दुग्ध उत्पादन में पारंपरिक खेती से अधिक मुनाफा मिलता है। पंजाब में करीब 6000 दुग्ध उत्पादक हैं और किसानों के पास अधिक दूध देने वाली 10 से लेकर 500 तक गायें हैं। इन फार्मों से प्रतिदिन 12 से 15 लीटर दूध का उत्पादन होता है। 7 साल पहले राज्य में करीब 600 व्यावसायिक डेयरी फार्म थे, जिनकी संख्या अब 6000 हो चुकी है। अब अन्य राज्यों में भी युवा और शिक्षित किसान दुग्ध उत्पादन को अपना रहे हैं। जिंस वायदा बाजार का दायरा बढ़ाने और कृषि उत्पादों के कारोबार को गैर कृषि जिंसों के बराबर लाने के लिए वायदा बाजार आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी कृषि जिंसों में शाम को भी कारोबार की अनुमति दी है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2014 के अनुसार कृषि जिंसों का कारोबार अब शाम के समय भी हो सकेगा। वायदा बाजार आयोग ने यह अधिसूचना जारी की और बताया कि 10 जिंसों को अधिसूचित किया गया, जिसमें वनस्पति तेल, कपास सीरीज, मक्का और चीनी भी शामिल हैं। इसके साथ ही कारोबारी देसी वायदा प्लेटफॉर्म पर शाम को भी कारोबार कर सकेंगे। आयोग ने इस नियम को लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। शाम को कारोबार करने की जिंस बाजारों की यह गुजारिश कर आयोग ने जिंस बाजार के हित में काम किया है। इससे हेजिंग करने वालों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हो रहे बदलाव के अनुसार अपना जोखिम प्रबंधन करने में मदद मिलेगी और कारोबारी शाम के सत्र में कीमतों में आई अस्थिरता का लाभ उठा सकेंगे। लंबे समय तक राहत दिलाने वाले खाद्य तेल अब महंगे हो गए हैं। दरअसल बेमौसमी बारिश और ओलों से तिलहन पैदावार उम्मीद से काफी कम रहने का अनुमान है। बेमौसमी बारिश से तिलहन की फसलों को नुकसान हुआ है, जिस कारण पैदावार उम्मीद से काफी कम रहने का अनुमान है। खाद्य तेलों के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, साथ ही त्योहारी मांग भी बढ़ी है।
विदेशी बाजारों में भी इनकी कीमतों में तेजी देखी जा रही है और यही कारण है कि इस माह खाद्य तेलों के दाम 5 से 8% बढ़ चुके हैं। इस माह आयातित तेलों में क्रूड पाम तेल $930 से बढ़कर $970 और आरबीडी पामोलिन $920 से बढ़कर $950 और सोया क्रूड तेल $975 से बढ़कर $1050 प्रति टन हो गया। वहीं देसी तेलों में सरसों तेल ₹675 से बढ़कर ₹720 और रिफाइंड तेल ₹690 से बढ़कर ₹730 और सूरजमुखी तेल ₹640 से बढ़कर ₹670 प्रति 10 किलोग्राम बिक रहा है। खेती किसानी हमेशा से मौसम पर आधारित होती है, क्योंकि देश के अधिकतर भागों में खेती बारिश पर ही निर्भर रहती है। किसान भाइयों, आपको मौसम की पूर्व जानकारी हो जाए ताकि आप अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें। तो लीजिए मौसम का पूर्वानुमान व उसके अनुरूप कृषि परामर्श। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल में तेज बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में बादल छाए रहेंगे और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी बादल छाए रहेंगे व कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम साफ रहेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में चल रहे जिंसों के दामों की जानकारी, क्योंकि मंडियों में चल रहे सही दामों की जानकारी ही किसान भाइयों के लिए लाभ का सौदा है। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। धान गोपालवरम आंध्र प्रदेश की मंडी में 1300 से 1345 रुपए, कासडोल छत्तीसगढ़ की मंडी में 1310 से 1345 रुपए, मदुरै तमिलनाडु में 1420 से 1550 रुपए, चावल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की मंडी में 3300 से 3500 रुपए, डाल्टनगंज झारखंड में 2400 से 2500 रुपए, इस्लामपुर महाराष्ट्र की मंडी में 2300 से 2400 रुपए, गेहूं मंगरौल गुजरात की मंडी में 1750 से 1850 रुपए, गिरिडीह झारखंड में 1800 से 1900 रुपए, पटियाला पंजाब में 1640 रुपए, सरसों तेल रायबरेली उत्तर प्रदेश में 8675 से 8720 रुपए, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 9533 से 9666 रुपए, अरहर राजकोट गुजरात की मंडी में 3515 से 4250 रुपए, डाल्टनगंज झारखंड में 5500 से 6000 रुपए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 6500 से 6550 रुपए, मसूर दाल लोहरदगा झारखंड में 5000 से 5500 रुपए, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 7500 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं फल सब्जियों के भावों पर। सेब उकलाना हरियाणा की मंडी में 10,000 रुपए, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 8,000 से 10,000 रुपए, पारला खेमुंडी ओडिशा में 6,000 से 8,000 रुपए, अंगूर मंजेरी केरल की मंडी में 2,500 से 2,800 रुपए, गढ़शंकर पंजाब में 3,300 से 4,000 रुपए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 3,875 से 4,100 रुपए, केला गुड़गांव हरियाणा की मंडी में 1600 से 2,400 रुपए, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 3,000 से 4,500 रुपए, आंगामली केरल में 2,100 से 2,600 रुपए, संतरा जगरांव पंजाब में 2,400 से 2,700 रुपए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में 3,000 से 3,200 रुपए, रामनगर उत्तराखंड में 1,000 से 2,000 रुपए, भिंडी सूरत गुजरात में 2,750 से 3,750 रुपए, नारायणगढ़ हरियाणा में 3,000 रुपए, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 4,800 से 5,000 रुपए, आलू उकलाना हरियाणा में 1,000 रुपए, लोहरदगा झारखंड में 1,200 से 1,500 रुपए,
कोहिमा नागालैंड में 2000 से 2500 रुपए। और अब एक नजर डाल लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भावों पर। जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में 8200 से 9270 रुपए। जोधपुर राजस्थान की मंडी में 8000 से 10000 रुपए। लहसुन सूरत गुजरात में 3500 से 5000 रुपए। नारायणगढ़ हरियाणा में 2000 से 2500 रुपए। कोहिमा नागालैंड में 7000 से 8000 रुपए। हल्दी पडेरू आंध्र प्रदेश में 6000 से 8000 रुपए। मंजेरी केरल में 6500 से 7000 रुपए। सलेम तमिलनाडु में 6100 से 6700 रुपए। लाल मिर्च राजकोट गुजरात में 5625 से 13250 रुपए। पलाकड़ केरल में 7500 से 8000 रुपए। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, देश की कृषि को और भी अधिक उन्नत और प्रगतिशील बनाने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक आए दिन नई नई वैज्ञानिक विधियों और नई नई तकनीकों की खोज करते हैं और इन सब की वजह से हमारे देश की कृषि की गुणवत्ता में तो वृद्धि होती ही है, उत्पादकता भी बढ़ती है और हमारी कृषि और भी अधिक लाभकारी होती है। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर कृषि में मौलिक और रणनीतिक अनुसंधानों की शीर्ष उपलब्धियों पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं उसी पर आधारित ये रिपोर्ट। कृषि के समग्र विकास में मौलिक और रणनीतिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही अनुसंधान आगे चलकर व्यावहारिक रूप से खेतों की उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि को लाभकारी बनाता है। इसीलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मौलिक और रणनीतिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना यानी NAIP। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि के अग्रणी क्षेत्रों में मौलिक और रणनीतिक अनुसंधान को एक विशेष घटक के रूप में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। इस घटक के तहत 61 उप परियोजनाएं देश के विभिन्न कृषि तथा अन्य संस्थानों में चलाई गईं, जिनके नतीजे उत्साहवर्धक रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर BP पाल सभागार में इन परियोजनाओं से प्राप्त नतीजों पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए 19-20 मार्च 2014 को एक शीर्ष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर परोदा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग भारत सरकार के सचिव रह चुके हैं। कृषि में मौलिक और रणनीतिक अनुसंधान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि नई तकनीकें विकसित करते समय वैज्ञानिकों को सीमांत और छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये किसान कृषि अनुसंधान के अंतिम उपभोक्ता हैं। साथ ही किसानों द्वारा विकसित और खेतों में अपनाई जा रही नवोन्मेषी प्रणालियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। डॉक्टर परोदा ने कहा कि कृषि में मानव संसाधन के विकास और क्षमता निर्माण में युवाओं की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे जाने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक वर्ल्ड बैंक की सहायता से नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट को चलाया है और इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और उसी की एक ये कार्यशाला जो अंतिम चरण में प्रोजेक्ट के होने की वजह से आज बुलाई गई है और उसमें सभी साइंसदान जो नए नए आविष्कारों में लगे हुए हैं उनके क्या परिणाम हैं और उन परिणामों को किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि युवा कृषि से आगे आकर्षित नहीं होता या जुड़ना चाहता है और उसको ऐसा लगता है कि कृषि में शायद
ज़्यादा उसे लाभ नहीं प्राप्त होगा, और इसीलिए उसकी रुचि को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हम युवाओं को आकर्षित करें अच्छी उन्नत खेती के लिए, उन्हें अच्छा ज्ञान दें और उन्हें उन सब साइंसदानों से और इंस्टीट्यूशन से जोड़ें जहाँ पर नए नए जो है विकास और साइंस के कार्य हुए हैं, और उससे चाहे वो सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, स्पेशलिटी एग्रीकल्चर है, चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, चाहे उसका योगदान टेक्नोलॉजी एजेंट की तरह हो, नर्सरी को बनाए, या फिर वो कृत्रिम गर्भाधान के लिए एजेंट बने। तो इस तरह के कई कार्य जो है युवा पीढ़ी के लिए किए जा सकते हैं। मछली पालन है, चाहे दुग्ध पालन है, और दुग्ध पालन में भी फिर उसका वैल्यू एडिशन है। तो युवाओं को आगे लाना आवश्यक होगा, उनका कृषि में अपना आगे योगदान बहुत ज़रूरी होगा, और उसके लिए हमें खेती में विभिन्नता को लाना होगा, और खेती के लिए एक स्पेशलिटी एग्रीकल्चर, चाहे फलों की खेती है, चाहे फूलों की है, चाहे वो सब्जियों की है, चाहे वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन है, चाहे वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, या फिर मछलियों के बीज का बनाना है। ये कई ऐसे कार्य हैं, और मधुमक्खी का पालन है, और उससे जो है मधु का ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना, और अपने आप को बाज़ार से जोड़ने में युवा का बहुत योगदान हो सकता है। वो किसानों को बाज़ार से जोड़ने में सहभागी हो सकते हैं, और उससे वो खुद का ही नहीं सभी का फ़ायदा कर सकते हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे वो प्रोड्यूसर कंपनी के तहत है, या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा अपने आप को किसानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए पूरे सक्षम हों। इसके लिए हमें इनोवेशन की, उन युवाओं को कृषि की तरफ आकर्षित करने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए और देना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस अय्यप्पन ने कृषि में मौलिक एवं रणनीतिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए NAIP की सराहना की। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि ये अनुसंधान कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहें। डॉक्टर अय्यप्पन ने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिषद ने मौलिक और रणनीतिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू करने की पहल कर दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरिशंकर गुप्त ने बताया कि देश में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में इस प्रकार का अनुसंधान विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा। अपने संभाषण में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं NAIP की अनुसंधान कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शांतिलाल मेहता ने बताया कि भारत में पहली बार किसी विषय से संबंधित अनुसंधान संस्थानों को एक मंच पर लाकर एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे वैज्ञानिकों की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ गई, जिसके नतीजे आज साफ दिखाई दे रहे हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि किस प्रकार से हमारे जितने वैज्ञानिक लोग हैं वे अपना अनुसंधान इस बात पे करें कि उसका फ़ायदा ज़्यादातर किसानों को मिले। इसके पहले हमारे पास NATP प्रोजेक्ट था, जिसमें कई खोज की गई, और उन खोजों को हमारे किसानों तक ले जाने के लिए इसमें कंपोनेंट 3 में जोड़ दिया गया, ताकि हमारे करीबन 1 लाख से ज़्यादा ट्राइबल फार्मर्स हैं, उनको आर्थिक लाभ मिल सके। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जितने भी क्षेत्र में करीबन 120 जिलों में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, और जो अनुसंधान के कार्य हुए उनसे जो टेक्नोलॉजी निकली वह करीबन 1,20,000 ट्राइबल फैमिलीज़ पर ली गई,
और कई क्षेत्र में जैसा हमने वादा किया था कि ट्राइबल फैमिलीज़ की इनकम बहुत गुना बढ़ गई। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बिना टेक्नोलॉजी के हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ा नहीं सकते। अतः उसके लिए ज़रूरी था कि हम बेसिक और स्ट्रेटेजिक रिसर्च ख़ास तौर पर उस पर जोर दें ताकि नई खोज निकालें और उस नई खोज से जो हमारी उत्पादन है वो बढ़ा सकें। ख़ास तौर पे इसमें जोर दिया गया कि किस प्रकार से हम फसल उत्पादन और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा दें और साथ ही साथ संरक्षण किस प्रकार से कर सकें। आज का ज़माना तकनीकी का ज़माना है जिसमें पूरे विश्व में सभी वैज्ञानिक IPR के द्वारा जो भी नई खोज होती है उसका फ़ायदा एक दूसरे देश को नहीं दे पाते हैं। अतः अब आज के संदर्भ में यह बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से हमारे ही पैरों पर खड़े होकर नई खोज निकालें। इस परियोजना के द्वारा हमने भारत के कोने कोने में नए इक्विपमेंट दिए हैं ताकि वहाँ के वैज्ञानिक उस क्षेत्र के लिए जो अच्छी रिसर्च है वो रिसर्च कर सकें और उस रिसर्च का फ़ायदा सीधा हमारे किसान भाइयों को मिले। NAIP के मौलिक एवं रणनीतिक अनुसंधान के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि नैनो फर्टिलाइजर और रबर डैम जैसी अनेक नवोन्मेषी तकनीकें सीधे कृषक समुदाय तक पहुंच रही हैं। क्लोन्ड पशुओं के विकास को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए डॉक्टर कोचर ने बताया कि ये तकनीक भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। संपूर्ण योजना काल में मौलिक एवं रणनीतिक अनुसंधान के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए कुल 71 पेटेंट का आवेदन किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न अनुसंधानों से संबंधित कुल 538 शोध प्रकाशनों का संकलन भी किया गया है। NAIP के राष्ट्रीय निदेशक डॉक्टर D रामाराव ने अपने संभाषण में उम्मीद जताई कि कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी आकर्षक करियर संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्य अतिथि व उपस्थित गणमान्यों ने 6 उपयोगी प्रकाशनों का विमोचन भी किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ICAR के उप महानिदेशकों और सहायक महानिदेशकों, ICAR संस्थानों के निदेशकों, उप परियोजनाओं के परियोजना प्रभारी, शोधार्थी और छात्रों ने भाग लिया। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपनी प्रतिक्रियाएं पत्रों के माध्यम से ही नहीं बल्कि फेसबुक, ईमेल और ट्विटर के जरिए भी हम तक ज़रूर भेजेंगे। अगले कार्यक्रम में कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।